वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है। आज हमारी 11वीं क्लास है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब इस टॉपिक्स में तो हम लोग इजी करके पढ़ेंगे। पहले सारे अपने पढ़ेंगे कि एरर्स क्या होते हैं एंड देन उसके बाद में हम लोग जनरल एंट्रीज पे मूव ऑन करेंगे। तो देखो, रेक्टिफिकेशन होता क्यों है भैया? कोई भी इंसान है, इंसान एक गलतियों का पुतला है। ठीक है, कोई भी इंसान है वो गलतियों का पुतला है। अगर आपका अकाउंटेंट है तो वो भी गलतियों का पुतला ही हुआ फिर, क्योंकि भाई वो भी तो इंसान ही है ना, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो जब हमारी गलती हो जाती है तो हम लोग उसको, हमने कोई जैसे मानो कि यहाँ पे 2,000 रुपये की गलती कर दी, ठीक है, जबकि हमको इसको 5,000 रुपये लिखना था। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना कि अपनी जर्नल में जाके ये कर दिया और फिर उसके ऊपर लिख दिया 5,000 रुपये और यहाँ पे काट के 5,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अपनी अकाउंटिंग की जो होती है उसमें नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को नहीं करने की वजह से ही हमको क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स जो होता है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ को काट के नहीं लिख सकते। किसमें? अकाउंटिंग बुक्स में। इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने अपने चैनल पे UPPCL के लिए इंग्लिश, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, और अकाउंट्स के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम लोग बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, कहीं पे भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल के साथ में सब्सक्राइब करना, उसके साथ में जुड़े रहना है। और हम लोग जो अपने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वो भी करवाएंगे। तो हम लोग डेली के डेली 3-4 क्वेश्चंस अपने आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं घर पे, तो वो आपको करना, और बाकी क्लास के बीच में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देते रहते हैं। तो सबसे पहला जो कल क्वेश्चन दिया गया था वो था अ मशीनरी कॉस्ट ₹5,00,000। ठीक है, एक मशीनरी है जिसकी लागत कितनी है, 5,00,000 रुपये है, और जिसका डेप्रिसिएशन कितना है, 20% है। ठीक है, उसका जो मूल्य ह्रास दर थी वो कितनी थी, 20% थी। और उसको चार साल बाद मशीनरी की बुक वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी 4 years लेटर में उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले केस में। क्या होता है, देखो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर 4 years। ठीक है, 4 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू निकालो, या फिर उसकी बुक वैल्यू बताओ 4th ईयर में। ठीक है, या तो 4 साल बाद उसकी बुक वैल्यू बताओ, या फिर उसकी बुक वैल्यू कितने की बताओ, 4th ईयर की। तो 4 साल बाद का मतलब ये होता है कि उसका 5th ईयर। 3 साल बाद का मतलब उसका 4th ईयर। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया था बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर 4 years, तो आफ्टर 4 years का मतलब ये है कि उसकी 4 साल बाद की वैल्यू बतानी थी। इसका मतलब ये था कि उसका जो डेप्रिसिएशन था उसका हमको 4th ईयर को भी इंक्लूड करना था। अगर हमसे बोलता क्या, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी, यहाँ पे आफ्टर ना कर करके क्या कह देता, 4th ईयर, फॉर 4 year। ठीक है, तो अगर हमारी बोलता फोर ईयर या फिर ऑफ 4 year, ठीक है, कि 4 साल की हमारे बुक वैल्यू को बताओ, तो हम लोग इसमें सिंपल से अपने सिर्फ 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाते और चौथे साल की वैल्यू को लिख के दे देते। बट इस वाले केस में हमसे क्या पूछा गया है कि आफ्टर 4 years ऑफ द डेप्रिसिएशन जब हमारा लग जाएगा तो वो चीज हमको बतानी थी। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको दोनों तरीके से बताना है। एक कौन सा होता है हमारा WDV मेथड होता है, और एक कौन सा होता है हमारा SLM मेथड होता है। ठीक है, तो WDV मेथड और SLM मेथड, तो दोनों से बताना था। दोनों में भी हम डिफरेंस भी देखेंगे कितना कितना पड़ता है। तो जब हम फर्स्ट ईयर की बात अपनी करते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारी 5,00,000 रुपए आ जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 20% से डेप्रिसिएशन से, तो इसका तो भैया सेम ही रहेगा, कितना हमारा 1,00,000 रुपीज, और इसका कितना रहेगा, इसका चेंज होता रहेगा हर साल, तो वो करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट ईयर का एंड होता है तो हमारे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना रहता है, 1,00,000 रुपए। दोनों के ऊपर सेम ही रहेगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 4,00,000 आ जाती है हमारी किसकी, सेकंड ईयर की वैल्यू। अब ये देखो सेकंड ईयर की बुक वैल्यू है ये। ठीक है, फिर सेकंड ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है 20% के हिसाब से, तो ये हमारा हो जाता है 80,000 रुपए। लेकिन इसके ऊपर हमारा कितना रहेगा, 1,00,000 रहेगा, मतलब ओवर द ईयर्स इसका कितना रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 3,00,000 रुपए। लेकिन ये हमारी कितनी होगी, 3,20,000 रुपए। ये हमारी बुक वैल्यू किसकी है, थर्ड ईयर की। ठीक है, थर्ड ईयर की हमारी बुक वैल्यू आ गई। इतना समझ में आता है बच्चों को? अब हम लोग इस पे कितना डेप्रिसिएशन अपने लगाएंगे, 20% के हिसाब से 64,000 हो जाएगा, 20% होता है। और इसका लेकिन कितना रहेगा, 1,00,000 ही रहेगा। तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता बुक वैल्यू ऑफ 4th ईयर, तो आप लोग मुझे ये चीज बताते कितना, 2,56,000 इसकी वैल्यू बता देते और 2,00,000 रुपए इसकी वैल्यू बता देते। ठीक है,
लेकिन मैंने क्या पूछा था, आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, ये चीज देखो क्वेश्चन में मेंशन है ना, वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो 4 साल के बाद। लेकिन अभी हमारे कितने साल हुए हैं इसमें, काउंट करो। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, अब 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद का मतलब ये है कि मुझे 2,56,000 पे फिर से 20% लगाना है, जो कि मेरा कितना होगा बताओ। हाँ, सिंपल से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो। 20% इसका कितना होगा, 50,000, और इस 6,000 का कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये। तो ये कितना हो गया हमारा, 51,200 रुपीज़। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस किया तो अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2,04,800 रुपये। ठीक है, और इसकी तो फिर 1,00,000 रुपये ही लगेगी, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी है हमारी, 2,00,000 रुपये। ठीक है, बच्चों को दिख रहा है नीचे वाला। तो बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर मेरी कितनी आई, WDV मेथड से 2,04,800, जबकि मेरी जो SLM मेथड थी उससे कितनी आई, 2,00,000 रुपीज। तो अब देखो, ठीक है, सिंपल सा है। अब हमको कौन सा इसका निकालना था, 2,00,000 तब होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, तो सिंपल से इसका आंसर क्या होगा, 2,04,800 रुपये। ठीक है, दोनों में मतलब समझ आ गया, बुक वैल्यू फॉर द फोर्थ ईयर, या फिर बुक वैल्यू आफ्टर द 4 ईयर्स। ठीक है, दोनों में मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरा कोई भी स्टूडेंट कभी गलत करके तो नहीं आएगा ना क्वेश्चन, हाँ, कोई भी नहीं करके आएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स इज नोन एज। नकद प्राप्तियों की रिकॉर्डिंग में देरी करके कमी को छिपाने को क्या, किसके रूप में जाना जाता है, या फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये क्वेश्चन है किसका, ऑडिटिंग का है। ठीक है, ऑडिटिंग के क्वेश्चन मैं आपको डेली के डेली एक एक या दो दो दे ही रहा हूँ, इसलिए ताकि आपकी ऑडिटिंग जब तक मैं आऊँ उस पर, तब तक आपकी ऑडिटिंग का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, और ऑडिटिंग से क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो पहले मैं अकाउंटिंग खत्म करके फिर इनकम टैक्स, और फिर उसके बाद में ऑडिटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर जो था वो था लैपिंग था हमारा। ठीक है, इम्बिजलमेंट मिस अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा इसमें, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, लैपिंग होगा। लैपिंग का मतलब ये होगा कि आपने उस एंट्री को मतलब देरी करने के लिए या फिर डिले करने के लिए लैप कर दिया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो जब आप लैप करोगे अपने उसको कैश शॉर्टेज को दिखाने के लिए या फिर कैश रिसिप्ट्स में, तो इससे हमको क्या फायदा हो जाता है बताओ। इससे कंपनी को क्या फायदा होगा अगर वो लैप कर रहा है कैश शॉर्टेज को। तो इससे ये फायदा होगा कि जैसे आपका मार्च का मंथ आ रहा है, आपके पास में कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ, मतलब आपकी एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपने इस मार्च में, जैसा आपको 24 मार्च को मिल गया, बट आपने क्या किया, इसको रोक के रखा, और आपने कब तक 31 मार्च तक इसको रोक के रखा, और 1 अप्रैल को जाके इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो इससे क्या होगा, इस साल की जो आपकी असेसमेंट ईयर की जो क्या होगी, टैक्स की लाइबिलिटी हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं छुपा सकते हो आप लोग, उसको कम कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मतलब 2-3 हज़ार रुपए की बात नहीं, करोड़ों रुपयों की बात है। ठीक है, आप सोचो कि मैंने अभी 50,000 रुपये छुपा दिए तो इसकी उसमें टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं, कंपनीज क्या करती हैं, 50-50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का कैश अपना छुपा लिया, किसके लिए, एक हफ्ते के लिए, और इससे क्या होगा, इस साल की इसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, अगले साल में फिर ये लोग घटा बढ़ा के कुछ भी करके उसको फिर देख लेंगे अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टैक्स को बचाने के लिए लैपिंग की जाती है। तो ये एक तरीके से मतलब गुनाह ही है कि आप लोग भैया सरकार को टैक्स को बचा रहे हो। ठीक है, वैसे तो सरकार को टैक्स देके भी कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है हम लोगों को। ठीक है, फिर तो आप क्वेश्चन हमारा 3 आता है, एसिड्स आर दोस एसेट्स विच हैव नो वैल्यू बट रिप्रेजेंट ओनली एक्सपेंडिचर और लॉस। ऐसे हमारे एसिड्स जिसकी एक्चुअल में तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब उसकी जो वैल्यू जो थी वो क्या है, खत्म हो गई। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाओ, या फिर अगर आप उसकी मतलब एक फिजिकल या फिर बोले कि अगर हम उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू निकालने जाएं तो वो हमको नहीं मिलेगी, बट उसमें क्या होगा, लेकिन वो हमारे एक्सपेंडिचर या फिर लॉस अकाउंट में हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू से कम होती जाती है। तो इस वाले एसेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो हमारे एसेट होते हैं ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स का देखो मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कि जैसे आपने इस साल एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट किया, मानो कि आपने इसमें 5 करोड़ रुपीज़ का खर्चा कर दिया। अब 5 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आपने अगर एडवर्टीजमेंट किया तो ये आपको क्या, जैसे मानो आपके 2018 में किया था, तो क्या ये आपको 2018 में ही इसका पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा, नहीं। इसका जो फायदा जो मिलने वाला है, मानो कि आपने 5 साल के लिए किसी कंपनी से साइन किया था,
अपना एमओयू, और इससे कहा कि अब मेरा ऐड आप 5 साल तक चलाओगे। तो इसका जो आने वाला जो फायदा है वो कितना, आने वाले 5 साल तक, मतलब कि इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 2023 तक चलेगा। तो कंपनी क्या करती है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ 2018 में ना माइनस कर करके इसको आगे तक माइनस करती है, मतलब कि कंपनी इसको डिवाइड कर देगी। इस साल इसमें से 1 करोड़ रुपीज माइनस होगा, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंडिचर लॉस में चले जाएगा। फिर हमारा 4 करोड़ रुपीज 2019 में आ जाता है। फिर इसमें से 1 करोड़ रुपीज जब घटता है तो ये हमारा 2020 में चले जाता है, कितना, 3 करोड़। तो इस तरीके से 2023 तक जाते जाते 0 करोड़ रुपीज हो जाता है, मतलब जीरो ही हो जाता है इसका अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, जिसकी अगर आप मार्केट में इस चीज को सेल करने के लिए जाओ, एडवर्टीजमेंट की जो आपने एक्सपेंडिचर जो किया था, अगर आप इसको मार्केट में सेल करने के लिए जाओ, कहो कि मैंने 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर अपना किया था, किस पे, अपने फिक्टिशियस एसेट पे, आज आप मेरे 5 करोड़ रुपीज खरीदो, कोई खरीदेगा उसको? कोई नहीं खरीदेगा। बट हाँ, क्या है कि ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चलेगा, और ये कितने आने वाले जितने सालों तक इसका फायदा आपको होने वाला है, या फिर आपने एज्यूम किया है कि हाँ मुझे इतने सालों तक इसका फायदा होगा, तो ये उतने सालों तक फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में चलता जाएगा आपकी बुक्स में, ठीक है। इसको हम लोग काल्पनिक संपत्ति कहते हैं, किसमें, अपने हिंदी में। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई भी किसी भी तरीके का संशय अगर हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो देखो, बिल्कुल सही। अब जो चीज मैं आपको बोल रहा था, मेरे को 2 कमेंट्स में बिल्कुल वही चीज मिली। हर्षिता गुप्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे आंसर्स देती हैं, बट इस बार इनका एक आंसर गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब देखो, जब आप करोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपने लैपिंग बिल्कुल सही दिया था, फिक्टिशियस एसेट्स, तो इनका भी। लेकिन देखो, इनका क्वेश्चन नंबर 1 जो इन्होंने शायद WDV से ही दिया होगा, ठीक है। तो इसमें देखो इन्होंने 2,04,800 लिखा, रवि प्रसाद ने, तो बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर पूछा हुआ था, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर पूछा हुआ था इसके लिए। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 4 ईयर बाय SLM मेथड इज 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 लाख होनी थी, ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। एंड बाय WDV मेथड ये होनी थी हमारी 2,56,000 बोलता, अगर यहाँ पे आफ्टर नहीं बोलता, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट फॉर द 4th ईयर, ठीक है, या फिर ऑफ 4 ईयर बोलता, तो हम लोग इसको 2,56,000 लिख देते, बट इसने आफ्टर बोला हो, तो देखो आपने कमेंट किया है इसमें आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर लिखा है, इसके लिए हमको इसको कितना 2,04,800 रुपीज करना है, ठीक है बेटा, इस चीज को करेक्ट कर लेना। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही था, बहुत ही ज्यादा अच्छे आप आंसर देते हो, वेल डन। तो देखो, एक मुझे इसमें आंसर दिखाना था, जो कि मैंने मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में पूछा हुआ था, किसी भी बच्चे ने वाला आंसर नहीं दिया, बट हाँ डायनो में है, तो एक्चुअल नाम नहीं होगा आपका डायनो में, बट आपने अगर दिया हुआ है तो ठीक है। तो आपने बहुत ही ज्यादा एक शानदार से इसमें आंसर लिखा, इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म दे आर नो फिक्स फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कभी भी कोई भी फिक्स फैक्टर्स हमारा नहीं होता, बट शॉर्ट टर्म में हमारा क्या होता है, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स में क्या होता है, हमारे जितनी वेरिएबल होगा, फिक्स जो भी होगा, वो क्या होगा हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारा फिक्स्ड रहता है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच द क्वांटिटी ऑफ एटलीस्ट वन आउटपुट इनपुट इज फिक्स्ड एंड क्वांटिटीज ऑफ अदर आउटपुट कैन बी वेरीड, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हम लोग ये करते हैं जनरली, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के, तो शॉर्ट टर्म में भी इतना जल्दी में भी हम लोग वेरिएट नहीं करते, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो शॉर्ट टर्म जो होता है, ठीक है, उस वाले केस में हमारे जो फिक्स्ड एसेट जो है, ठीक है, वो तो हमारे कैसे रहते हैं, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। बट लॉन्ग टर्म में हमारा जो फिक्स्ड एसेट हो सकता है, वो भी हमारा किस में काउंट होगा, वो भी हमारा वेरिएबल में काउंट होगा, ठीक है। तो अगर जब तक हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड रखते हैं, तब तक वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है इकोनॉमिक टर्म में। अगर हम लोग उसको अपना वेरिएट करने लग जाते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म में काउंट हो जाता है, ठीक है। द लॉन्ग रन इज अ पीरियड इन विच द क्वांटिटीज ऑफ ऑल इनपुट्स कैन बी वेरिएट, बिल्कुल सही बात, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही पॉइंट है जो कि हमको पढ़ाया गया था, और ये जब हमने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है बीकॉम में और एमकॉम में, ठीक है। तो उस टाइम पे हमसे प्रोफेसर बार बार ये क्वेश्चन पूछा करते थे कि भाई लॉन्ग रन में आप किस लॉन्ग रन या फिर शॉर्ट रन को किस तरीके से डिफाइन करते हो, ठीक है। तो उन्होंने कभी बताया नहीं, बट हाँ जब हमारा सेमेस्टर वाला खत्म हुआ तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि ये हमारा लॉन्ग रन होता है और ये हमारा शॉर्ट रन होता है, ठीक है। तो बच्चों को मतलब नहीं मिला उस टाइम पे आंसर, तो आज बच्चों को मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर लिखा था आपने, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैंने इसको पिन भी किया ताकि कोई भी बच्चा जो भी आएगा अपने इसमें, तो वो इस आंसर को जरूर पढ़े। और एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक हमारी एक एसेट होता है, एक हमारा एसेट होता है लैंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि सर इस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। आज मेरा अकाउंटिंग का स्टूडेंट मुझे ये चीज नीचे लिख के बताएगा कि इस पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता, ठीक है। अकाउंटिंग की टर्म में मुझे आंसर देना है, मुझे वो वाला आंसर नहीं चाहिए कि चलो ठीक है,
जो भी कोई आपको अच्छा लगता है आप बताओ मुझे, फिर मैं कल आपको इस पे बताऊंगा। ठीक है, लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता और लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती। ठीक है, ऑल अदर आइटम्स मतलब बिल्डिंग मकान बना दिया उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, बट हमारे जो लैंड जो होती है उसकी वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती। ये चीज मुझे बता पाएंगे आप लोग? ठीक है, बताना है, बता पाएंगे क्या? और हर बच्चे को कमेंट करना है। मैं देख रहा हूँ बच्चे कमेंट करते कम होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं प्राइवेट क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। फिर मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि आप फ्री क्लासेस लोगे, आप पढ़ा नहीं रहे हैं। भाई मेरे अनुसार भी तो चलो थोड़ा बहुत, मैं आपके लिए कर रहा हूँ इतना कुछ, तो आप भी मेरे लिए करो थोड़ा बहुत। आप देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मैंने एबीसी कंपनी ज्वाइन की थी। ठीक है, 2018 में अपना एमकॉम पास करने में 2018 में अपनी एबीसी कंपनी ज्वाइन करी। ठीक है, मुझे ऐसा अकाउंटेंट उसमें क्या दिया गया, जॉब दिया गया। ठीक है, मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, मुझे अपना अकाउंटेंट जॉब दे दी। अब उन्होंने बोला कि आप क्या करो, अब आप हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करो। मैंने कहा ठीक है सर करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत गलत एंट्रीज करने स्टार्ट कर दी उसमें। ठीक है, मैं नया था, उन्होंने मेरे को किसी को मतलब ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी, तो मेरे को जो तो भाई आता था अकाउंटिंग में वो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना उसमें। बट मैंने क्या किया, मैंने उसमें थोड़ी गलत गलत एंट्रीज करने स्टार्ट कर दी, तो उसकी वजह से क्या होता है मेरे अकाउंट्स जो थे वो मैच नहीं की। ठीक है, मेरे अकाउंट्स मैच करना बंद कर दिए। या फिर कहीं मैंने सेल्स की एंट्री को कभी अपनी फर्नीचर की एंट्री में डाल दिया, कभी किसी की एंट्री को किसी में डाल दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे अकाउंटिंग के उसमें मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कंपनी ने मुझे भगा दिया। ठीक है, कंपनी ने मुझे भगा दिया, फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बाद एक नया अकाउंटेंट को हायर किया। तो उसको बोला कि जितनी भी हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ मतलब जितने भी एरर्स हुए हैं हमारी इकोनॉमिक अकाउंटिंग बुक्स में, आप उसको करेक्ट करो। ठीक है, उसने बोला ठीक है सर मैं करेक्ट कर दूंगा, बट अब मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे अब उसके लिए अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको लगाने की क्या जरूरत है, आप क्या करो, जहाँ पे उसने मतलब 2,000 की जगह पे 5,000 लिख दिया है, या फिर जहाँ पे उसने 20,000 की जगह पे 2,000 लिख दिया है, या फिर जहाँ पे उसने टैली नहीं करा उसको ऐसे काट दो और उसके ऊपर 2,000 रुपये लिख दो। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट कर दो, क्या दिक्कत क्या आपको इसमें। उसने बोला रुको सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग के जो जितने मैंने अभी तक कंसेप्ट्स पढ़े हैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया कि मैं उस वाली एंट्री को इस तरीके से काट के 2,000 लिख दूं, या फिर उसको काट के या फिर उसके यहाँ पे कैंसिल करके उसके नीचे एक ऐसी एंट्री कर दूं कि हाँ भैया ये वाली एंट्री क्या थी मेरी गलत थी और इसको बुक्स में ऐसे काटा लगा के जनरल में और उसके नीचे एक सही वाली जनरल एंट्री कर दूं। क्या हमें कभी अकाउंटिंग बुक्स में या फिर कभी बुक कीपिंग सिस्टम में ऐसा पढ़ाया जाता है? जी नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया सर, मैं इसकी फ्रेश एंट्रीज करूंगा। तो उसने बोला मैनेजर ने, सर आप फ्रेश एंट्रीज करोगे, बट आप फ्रेश एंट्रीज करोगे कैसे, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग बुक्स में तो पहले से कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग है। तो उसने बोला आप इस चीज़ की चिंता मत करो, ये चीज़ मेरे ऊपर है, हमको अकाउंटिंग में ये चीज़ भी पढ़ाई जाती है और अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों यूज करना है एक्चुअली में हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी अमाउंट को कट नहीं कर सकते अपने बुक्स में, किसी भी जनरल एंट्री को कैंसिल नहीं कर सकते इस तरीके से। कोई भी हमारी लेजर पोस्टिंग हो गई है तो उसको इस तरीके से कट करके यहाँ पे ऊपर 2,000 रुपये लिख दें, ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जरूरत पड़ती है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हिंदी में मतलब होता है त्रुटि का सुधार, त्रुटि का मतलब होता है एरर। ठीक है, तो त्रुटि का सुधार जब हम करेंगे तो आगे किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। एन अकाउंटेंट कैन ऑल्सो कमिट एरर्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जैसे मैंने जिस तरीके से किया था, वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन देयर पोस्टिंग ऑफ बैलेंसिंग द अकाउंट्स एंड सो ऑन। ठीक है, हमारी क्या हो सकती है, एरर्स हो सकती है किसी भी चीज़ में, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जनरल के टाइम पे हो सकती है, पोस्टिंग के टाइम पे हो सकती है जब हम अपने बैलेंसिंग करें, मतलब कि जब हम अपनी टोटलिंग करें अकाउंट्स को क्रेडिट और डेबिट साइड को, तो उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पे कुछ और अमाउंट हो गया और यहाँ पे कुछ और अमाउंट हुआ, ये भी हो सकता है। दीज एरर्स शुड बी लोकेटेड एंड करेक्टेड एज सून एज पॉसिबल सो दैट द अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमको क्या करना होता है, इस चीज़ को मेजर करना होता है और देखना होता है कहीं हमारा ऐसा ना हो कि इसकी मतलब छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे जो अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उसमें भी एरर हो जाए गलत गलत, और जब हमारे ऊपर छापा पड़े तो हमारे क्या हो, तो हम लोग उसमें फंस जाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को जल्दी से जल्दी हमको मेजर करना होता है और उसके लिए हमको जल्दी से जल्दी सही कदम उठाने होते हैं। अब देखो अब हमको पता कैसे लगता है कि हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हुआ है, तो ये हमारा होता है इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री इट मीन्स देयर आर सम अकाउंटिंग एरर्स। ठीक है, अब अगर हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी एग्री नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ ना कुछ एरर हुआ है, बट बट
बट मतलब एक बात सुनो कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारा अकाउंटिंग एरर हो गया और हमारा जो ट्रायल बैलेंस था वो एग्री नहीं कर रहा। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंटिंग एरर्स हो जाते हैं, बट हमारा क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो भी एग्री कर जाता है। वो किस केस में होता है, कब होता है, वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग एरर्स कैन कॉजेज। ठीक है, अकाउंटिंग एरर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस वजह से हो सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जनरल और स्पेशल पर्पस बुक कर दिया। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने उसको ओमिट कर दिया, मतलब उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहता है, जनरल या स्पेशल पर्पस बुक्स में बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने में चूक। मतलब अब देखो, ओमिशन हमारा दो तरीके हो सकते हैं, पार्शियल हो सकता है और एक फुली ओमिट हो सकता है। ठीक है, दोनों में भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। नॉट पोस्टिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंटिंग टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर। हमने क्या किया, हमने अपनी गलती से उसका जो रिस्पेक्टिव जो अकाउंट था लेजर का, उसी को रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, मतलब उसी में रिकॉर्ड करने वाले थे, बट उसमें किसी तरीके से गलती हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एक एरर हो सकता है। या फिर जब हम अपना टोटलिंग करने के लिए गए, मिस्टेक्स इन टोटलिंग और इन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, जब हमने मतलब इस वाले साल के अकाउंट को अपने लेजर को क्लोज किया और जब हम लोग अपने अगले साल वाले एरर में गए कैरी फॉरवर्ड करके, तो उसमें क्या किया, उसमें हमने यहाँ पे था मान लो कि 10,100 रुपये और इसको गलती से हमने यहाँ पे कर दिया 11,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी एरर्स हो सकते हैं। फिर हमारा क्या था, मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग अमाउंट रॉन्गली। ठीक है, तो रॉन्गली का मतलब भी यही हो गया एक तरीके से, राइटिंग इट इन द रॉन्ग अकाउंट और इन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स। योग करने में, योग के अगले पृष्ठ पर आगे ले जाने में गलतियां हो सकती हैं। राशि के गलत तरीके से दर्ज करने, गलत खाते में या खाते के गलत पक्ष पर लिखने में गलती हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एंट्रीज गलत हो सकती हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी ये एंट्री किस तरीके से कहाँ कहाँ पे गलत होती है। अब हमारे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, दो तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, मतलब उनके नेचर के बेसिस पे जब हम लोग कोई भी एरर होता है तो हमारे एक होते हैं, और एक होता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो हमको ज़्यादातर पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना भैया ये वाले। ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे, ये कुछ ज़्यादा होते नहीं है, तो ये आपको ईजी है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं तीन तरीके के। एक और होता है इसमें क्या, कंपनसेटिंग एरर, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो कंपनसेटिंग एरर को हम लोग कई बार टू साइडेड एरर्स में भी डाल देते हैं। ठीक है, कि दोनों तरफ का एरर हो गया, तो इसमें लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, या कंपनसेटिंग एरर या फिर एरर ऑफ कंपनसेशन। तो ये हमारा डी वाला होता है। बाकी हमारे लेजर के हिसाब से दो होते हैं, वन साइडेड एरर और दूसरा होता है टू साइडेड एरर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी किसकी, एरर ऑफ ओमिशन की, तो देखो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होगा। ओमिशन, ओमिशन का मतलब है कि आपने उसको लिखा ही नहीं, मतलब दर्ज ही नहीं किया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो क्या कहता है, एज अ रूल ऑफ ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हमारे जैसे मतलब अकाउंटिंग का रूल है भैया, ट्रांजेक्शन आई जनरल में आपको एंट्री करनी है, बट आज क्या किया, आप छुट्टी पे थे। ठीक है, आप छुट्टी पे थे आज के दिन, और आपके यहाँ पे क्या हुआ, कल जब आप ऑफिस में आए तो आपको कुछ कुछ ट्रांजेक्शन बताई गई, बट एक कोई ट्रांजेक्शन थी मान लो कि जैसे सेल्स की या फिर कोई भी परचेसेस की, तो वो आपको कोई भी बताना भूल गया, या फिर उसकी कोई भी वाउचर था वो क्या हो गया, खो गया। तो आपने क्या किया, आपने उस एंट्री को लिखा ही नहीं, आप लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हाउ एवर अकाउंटेंट में नॉट रिकॉर्ड इट ऑल और रिकॉर्डेड पार्शली, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके यहाँ पे जैसे आप कल आए तो आपने क्या किया, आप या तो उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए उस वाली एंट्री को, या फिर अगर आपने रिकॉर्ड भी किया तो आपने परचेज को गलती से सेल में कर दिया और सेल को गलती से परचेज में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ओमिशन हो जाता है कि हमारी या तो दो तरीके के ओमिशन होते हैं। एक क्या होता है हमारा, एक तो फुली ओमिट हो गया एरर। ठीक है, तो एक होता है हमारा क्या, फुली, और एक क्या होता है हमारा पार्शियल। ठीक है, तो फुली और पार्शियल में क्या फर्क होता है, अभी मैं आपको दूसरे नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, क्रेडिट पर खरीदे गए सामान को खरीद बुक में दर्ज नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा फुली ओमिट हो गया। ठीक है, फुली ओमिशन हो गया कि मतलब आपने जो भी कोई हमारी बुक थी उसमें रिकॉर्ड किया ही नहीं, मतलब उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, तो ये हमारा फुली ओमिशन हो गया। फिर दूसरा क्या कहता है हमारा, डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर वाज नॉट पोस्टेड इन द डिस्काउंट अकाउंट ऑफ द लेजर। ठीक है, एक ग्राहक को जब आपने क्या किया, आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया।
ठीक है। तो इस वाले केस में हमने क्या किया, जो डिस्काउंट अकाउंट का जो लेजर था सिर्फ और सिर्फ उसमें मतलब उसमें ओमिशन कर दिया, मतलब उसमें लिखना भूल गए। तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा, इस वाले केस में होगा हमारा पार्शियली होगा। ठीक है, तो समझ में आया फुली हमारा ओमिशन कब होगा और पार्शियली ओमिशन कब होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी दे दिया जैसे गुड्स परचेज में क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, ये किस तरीके का एरर है, फुली ओमिशन है या फिर पार्शियली ओमिशन है, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये ओमिशन है कमीशन का है, प्रिंसिपल का, या फिर कंपनसेटिंग एरर का है। तो मेरा स्टूडेंट सही कर देगा ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा आता है कंप्लीट ओमिशन। तो देखो कंप्लीट ओमिशन में इसमें मेरे को बस एक ही चीज बतानी है, बाकी आपको मैंने एग्जांपल से और ऊपर समझा दिया कि क्या होता क्या है। तो इसमें होता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस जो होगा वो क्या करेगा, वो इस वाले केस में, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की स्पेलिंग होती है, गलती से हो गया था। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस वाले केस में हमारा जो होगा क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, उसमें मतलब कोई भी गलती नहीं दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। बट जब हम लोग बात करते हैं अपने पार्शियल की, तो पार्शियल वाले में क्या होता है, इस वाले केस में ट्रायल बैलेंस जो होगा, ये चीज नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैच नहीं करेगा, या फिर डज नॉट एग्री लिखा हो, डज नॉट एग्री अगर आता है तो वो भी आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो इस वाले केस में एग्री या फिर मैच, ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेना। ये चीज बतानी थी इसमें, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोनों केसेस में, ये मैं भी आपको आगे भी समझाऊंगा। फिर हमारा क्या आता है, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आप तो रिकॉर्ड तो करने के लिए गए एंट्री, ठीक है, बट आपने क्या किया, उसकी किसी भी प्रोसेस में किसी भी तरीके से कोई भी छोटी मोटी सी गलती कर दी। ठीक है, तो जब आपने छोटी मोटी कोई भी गलती कर दी तो एरर ऑफ कमीशन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे जैसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ये सब कुछ कर देते हैं, बट जब हमारा कंपनसेशन की बात, कमीशन की बात आती है, तो बच्चे इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें आगे 3 से 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो वो केसेस क्या क्या बनते हैं वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग अपना ये देख लेते हैं कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। एक मिनट, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन है, हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी हम लोग एंट्री करने के लिए गए, वो गलती से देखो, जैसे हमने ये यहाँ पे एंट्री अपनी सही की थी, ठीक है, जनरल में एंट्री बिल्कुल सही कर दी। यहाँ पे हमने अपना 2000 से कुछ भी चीज़ थी, ठीक है, मशीनरी थी, टू कैश था, ठीक है, ये हमने बिल्कुल अपना सही कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है, बाई चांस की जब हम लोग अपने लेजर में पोस्टिंग करने के लिए गए, मानो कि कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी, तो हमने कैश अकाउंट में इसको मशीनरी ना कर करके क्या कर दिया, सेल्स यहाँ पे कर दिया हमने अपने। ठीक है, तो जब हमने अपने सेल्स में कर दिया, तो क्या ये मतलब फुली तरीके से देखो ओमिट नहीं है ना, ओमिशन नहीं है फुली तरीके से, ना पार्शियली है। आपने एंट्रीज बिल्कुल सही की थी, आपका अमाउंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है, बट किसी भी तरीके से आपने क्या किया, उसको गलत लेजर में पोस्टिंग कर दी। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो एरर ऑफ कमीशन जो होता है वो अराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को सही करने के लिए मेनली तो मतलब सबसे जो माथापच्ची करनी पड़ती है वो एरर ऑफ कमीशन में ही करनी पड़ती है। बाकी तो हमारे जो एरर्स होते हैं वो शरीफ से होते हैं, वो जल्दी से सही हो जाते हैं। चलो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड बट एन एरर इज कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज कॉल्ड एन एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, जब लेन देन दर्ज किया गया हो लेकिन रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में त्रुटि की गई हो। ठीक है, कब रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में, तो इसे हम लोग कमीशन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से आते हैं, हमारे 4 तरीके के आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दिस एरर अकर्स व्हेन एन एंट्री इज रॉन्गली रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जब आप अपनी जनरल में ही क्या कर दो, एंट्री को गलत कर दो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में त्रुटि, यह त्रुटि तब होती है जब मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में किसी प्रविष्टि की को गलत तरीके से रिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे गुड्स सोल्ड टू शालिनी ऑफ ₹4200 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक ऑफ ₹2400। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था कि हमने अमाउंट को सेम किया था, बट इस वाले केस में हमने क्या किया, 4200 को गलती से 2400 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक एरर हो सकता है किसका, रिकॉर्डिंग का। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हमारा कब होगा, जब हम लोग अपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही गलत कर दें। फिर हमारा क्या आता है, एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग क्या कहता है, व्हेन एन एरर इज कमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकॉर्डेड इन अ सब्सिडरी बुक, दिस एरर अकर्स। ठीक है, जब हम अपने सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में मतलब कि जब हम अपने लेजर वगैरह में पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या कर दें, अपना गलती से इस चीज़ को लिख दें। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एरर ऑफ कास्टिंग कहलाता है। जब किसी सहायक पुस्तक में रिकॉर्डिंग के समय कोई त्रुटि होती है, तो यह त्रुटि होती है कौन सी, हमारी कास्टिंग में त्रुटि।
जैसे एग्जांपल क्या है इसका, इफ द टोटल सम ऑफ 15,000 इन अ सब्सिडरी बुक इज इनकरेक्टली एडेड अप एंड पोस्टेड एज 18,000, दिस इज एन ओवरकास्टिंग एरर। ठीक है, ये हमारा कैसा था, ओवरकास्टिंग एरर होता है। इफ इट इज इन अप्रोप्रिएटली एडेड एज ₹11,000, इट इज अंडरकास्टिंग एरर। तो हम लोग देखो दो तरीके से गलती कर सकते हैं। क्या होता है, या तो हमारे जैसे 15,000 से हमने 18,000 कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ओवरकास्टिंग कहलाएगा। वहीं पे अगर हमने 15,000 से 11,000 को कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंडरकास्टिंग कहलाएगा। सिंपल सी बात है यार, जब आप अमाउंट को ज़्यादा लिख दोगे तो वो हमारा क्या होगा, ओवरकास्टिंग होगा। जब हम अपने अमाउंट को कम लिख देंगे तो वो क्या होगा, हमारा अंडरकास्टिंग होगा। ठीक है, समझ में आता है। यदि एक सहायक पुस्तक में कुल 15,000 का योग गलत तरीके से जोड़ा जाता है और उसको रुपीस कितना, 18,000 रुपये में रूप में पोस्ट किया जाता है, तो यह ओवरकास्टिंग त्रुटि होगी। यदि किसी अनुचित रूप से 11,000 रूप में जोड़ा जाता है तो यह अंडरकास्टिंग त्रुटि होगी। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है हमारे अकाउंटिंग की फाइनल बुक्स में, जो कि हमारी बैलेंस शीट्स है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में हमारे क्या इस तरीके से एरर्स आते हैं। फिर हमारा क्या आता है, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। तो मानो कि जैसे हमने अपने इस साल के अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज किया, किसको, लेजर की बुक्स को, बट उस वाले केस के बाद में हमको क्या होता है, जब हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में लेके जा रहे हैं, तो उस वाले केस में क्या होगा, हमने गलती से उसको गलत कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। तो बस इस वाली चीज़ में तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी डाउट होगा भी, या फिर कुछ भी समझाने की जरूरत है। कैसे, द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ परचेजेस बुक, ठीक है, तो हमारी कितनी थी, 35,600 थी, बट गलती से जब हमने उसको नेक्स्ट ईयर में अपना कैरी फॉरवर्ड करा तो उसको हमने कितना कर दिया, 36,500 रुपीज़ कर दिया। ठीक है, तो समझ में आता है ना इससे एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट वाले उसमें एरर में, तो वो हमारा क्या होता है, एरर ऑफ पोस्टिंग आ जाता है। तो एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि दिस एरर अराइजेस व्हेन फैक्ट्स रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज रिकॉर्डेड इनएप्रोप्रिएटली इन द लेजर। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे अपना कैश रिसिप्ट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम राम इज क्रेडिटेड ट्वाइस टू हिज अकाउंट। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, अपने लेजर के अकाउंट में क्या किया, कोई मतलब हमने अमाउंट वगैरह गलत नहीं किया, बट गलती से हमने क्या किया, उसको जैसे कि 2 बार कर दिया, या फिर उसको गलती से किसी और साइड में, मतलब डेबिट साइड में करना था, इस साइड में करना था, बट हमने अपने उसको क्रेडिट साइड में कर दिया, तो ये भी हमारी हो सकती है। ठीक है, पोस्टिंग में त्रुटि, यह त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में रिपोर्ट किए गए तथ्यों को बही में अनुपयुक्त के रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब फिर इसके अपने क्या था, हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ कौन सा हुआ था, हमारा कमीशन अभी हो गया था। अब हम लोग करते हैं अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, देखो, आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंड कैटेगरीज। ठीक है, हम लोगों के जैसे हमको पता ही होता है कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, फिर हमारे रेवेन्यू नेचर के, या फिर हमारा रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल नेचर हमारे क्या क्या होते हैं कैटेगरीज में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, ये हमारे सिलेबस में है। तो हम लोग जब भी अपने अकाउंट को क्या करते हैं, इन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, बट गलती से क्या हुआ, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग दैट द कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल आइटम। ठीक है, तो ये भैया बेसिक सी मतलब बात है हमारी किसकी, अकाउंटिंग की, कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग कोई भी इनकम हो गया, फिर एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम लोग उसको कैपिटल आइटम के साथ में लिख देते हैं। एंड रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू आइटम। ठीक है, तो हमारा कोई भी कैपिटल नेचर का अगर इनकम या एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको हम लोग कैपिटल आइटम में डालते हैं, और अगर हमारा कोई भी रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम लोग किसमें, रेवेन्यू आइटम में डाल देते हैं। इफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, आय और व्यय को की वस्तुओं को पूंजी या राजस्व श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग में हम लोग इसको बांटते हैं। यह लेखांकन के मूल सिद्धांत हैं कि पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय की को पूंजीगत वस्तु के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, और राजस्व आय या राजस्व व्यय को राजस्व मद के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि लेन देन इस सिद्धांत के उल्लंघन में दर्ज किए जाते हैं तो इस सिद्धांत के को त्रुटि कहा जाता है, यानी पूंजीगत वस्तु को राजस्व मद के रूप में दर्ज किया गया है और राजस्व मद को पूंजीगत के रूप में दर्ज किया है। इज दैट द कैपिटल आइटम्स, ठीक है, जितनी भी हमारी कैपिटल आइटम्स थी उनको कहीं गलती से हमने रिवेन्यू में डाल दिया, जबकि जितनी भी हमारी रिवेन्यू थी उसको हमने गलती से किस में डाल दिया, कैपिटल आइटम में डाल दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट अगर पूछा गया तो आप लोग उसको सही कर दोगे। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो क्या होता है, इस वाले केस में जो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या करते हैं, एग्री कर जाता है।
ठीक है, ट्रायल बैलेंस होता है एग्री कर जाता है। अगर पूछ लिया जाए कभी ट्रायल बैलेंस किस किस में एग्री नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन मैंने नीचे डाला हुआ है, अभी मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्या कहता है, rupees 5,000 spent on repairs of building is debited to building account while it should have been debited to repair to building account। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भवन की मरम्मत पर खर्च किए गए 5,000 रुपये भवन के खाते में डेबिट किए जाते हैं, जबकि इसे मरम्मत से भवन के खाते में डेबिट किया जाना था। इट इज़ अ केस ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग जो है वो कैसा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक राजस्व व्यय है ये। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में राजस्व व्यय कहते हैं। तो जब हमने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था किस पे, बिल्डिंग के मतलब स्पेंड किया बिल्डिंग के रिपेयर पे, तो इसको हमको डालना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। बट हमने क्या किया, इसको गलती से बिल्डिंग के अकाउंट में डाल दिया, जबकि हमारा बिल्डिंग क्या है, कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो ये अब हमारा किस में चला गया, ये हमारा किस में चला गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि जबकि इसे पूंजीगत व्यय के इस के मत के रूप में भवन खाते में डेबिट कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना डाल करके किस में डाल दिया, गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। तो इस वजह से ये क्या हुआ, हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाया। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स भी लिखते जाना है इसके साथ साथ में, सो दैट कि आपको कभी भी मतलब फ्यूचर में जैसे पढ़ो और नहीं समझ में आए तो आप लोग किसी एग्जांपल से समझ लो। ठीक है, आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, हमारे इसको वीडियो को मतलब पॉज करके और फिर ये वाला आंसर अपने लिख के और फिर उसके बाद में मुझे बता सकते हो। ठीक है, बताना तो मुझे क्या है, मतलब इससे आप लोग कर सकते हो। अब हमारा क्या आएगा, कंपनसेटिंग एरर्स। तो कंपनसेटिंग एरर्स, देखो कंपनसेटिंग एरर्स का क्या मतलब होता है कि हमने क्या किया, कोई एरर किया, हमने कोई भी एरर अपना कर दिया, लेकिन उसको किसी ने किसी एक चीज़ से ऐसा कर दिया कि उसको कंपनसेट कर दिया, जैसा कि नाम ही कह रहा है कि उसको क्या किया, हमने कंपनसेट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखो जैसे आपको मतलब किसी से चलो ठीक है, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर नीचे एक अच्छे से एग्जांपल दे रखा है पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। टू और मोर एरर्स व्हेन कमिटेड इन सच अ वे that there is an increase or decrease in the debit side due to an error, also there is corresponding decrease or increase in the credit side due to another error by the same amount। ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे मानो आपके डेबिट साइड में यहाँ पे किसी वजह से 1,000 रुपये कम हो गए थे। ठीक है, लेकिन आपने एक और गलती कर दी, मतलब ये तो आपकी नंबर 1 गलती थी, आपने दूसरी नंबर की एक और गलती कर दी, उसमें आपने फिर से 1,000 रुपये से जो हमारा डेबिट साइड में जो बढ़ा था, और आपने यहाँ पे क्या किया, उसको क्रेडिट साइड से घटा दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड में मतलब सॉरी बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हुआ था, फिर से हमारा क्रेडिट में प्लस हो गया, तो इससे क्या हो गया, मैच हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में हमारी कभी भी गलती नहीं आएंगी। ठीक है, दस द इफेक्ट ऑन द अकाउंट इज कैंसिल्ड आउट। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इफेक्ट जो होगा अकाउंटिंग का वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दो या दो से अधिक त्रुटियां जब इस प्रकार की जाती हैं कि किसी त्रुटि के कारण डेबिट पक्ष में वृद्धि या कमी होती है, साथ ही उसी राशि में से दूसरी त्रुटि के कारण क्रेडिट पक्ष में भी कमी या वृद्धि होती है, इस प्रकार खाते पर प्रभाव रद्द किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा है। शोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय 2500 रुपए वाइल इट हैज टू बी डेबिटेड बाय 3500 रुपए। यहाँ पे मिटा दूं, क्या कह रहा है कि सोहन का जो अकाउंट था उसका हमने कितने अकाउंट से डेबिट कर दिया, उसका हमने 2500 अकाउंट से डेबिट कर दिया। ठीक है, जबकि हमारा अमाउंट से कितने डेबिट होना था, 3500 रुपए से। ठीक है, तो 3500 से होना था 2500 से कर दिया, हमारी गलती क्या है, 2500 है, देखिए 3500 हमारा करेक्ट वाला अमाउंट है। जबकि क्या कहता है, मोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय 3500 रुपए वाइल इट हैज टू बी डेबिटेड बाय 2500 रुपए। जबकि मोहन के अकाउंट को कितने अकाउंट से हमने डेबिट कर दिया, 3500 रुपए से, जबकि हमको करना कितने से था, 2500 से। तो इस वाले केस में हमारी गलती कितनी थी, 3500 रुपए, और जबकि ऊपर वाले केस में हमारी गलती कितनी थी, 2500 रुपए। तो दोनों ही केस में आपको क्या किया गया, आपको कहा गया कि भैया आपने देखो पहले तो आपने 2500 रुपए की जगह पे 3500 रुपए लिख दिया, और दूसरे केस में आपने क्या किया, उस वाले केस में आपने 3500 की जगह पे कितना अमाउंट लिख दिया, 2500 रुपए लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब 1,000 रुपए का जो डिफरेंस था ऊपर वाले की वजह से। ठीक है, इसमें आपका 1000 रुपीज़ का जो डिफरेंस था, अब इसमें जो आपको 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है, एक दूसरे को काट देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर की वजह से कभी भी हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये देखो, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वाला एरर हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा और कौन सा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी इसमें, तो आप लोग इसमें देखो, अभी मैं आपको बता दूं, इसमें देखो जैसे हमारे 8 ही तरीके के मेनली एरर्स हैं, तो 4 4 में डिवाइड हो रहे हैं।
हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर से समझाया है, आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे कौन सा उसमें एरर में मतलब कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा और कौन सा में नहीं करेगा। तो देखो, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये चीज़ आपको रट्टा नहीं मारनी, ये चीज़ आपको समझनी है। तो समझोगे कैसे? समझो कुछ इस तरीके से कि हमारा ट्रायल बैलेंस कब अफेक्ट कर सकता है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस तब ही अफेक्ट करेगा जब हमारे दोनों साइड से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कब करेगा, जब हमारे क्या होगा, दोनों साइड से बैलेंस जो होगा, मतलब डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मैच कब नहीं करेगा? देखो, हमने क्या किया, पार्शियल ओमिशन कर दिया। ठीक है, हमने पार्शियल अपनी एंट्री को ओमिट कर दिया, तो इस वाले में तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लो 2,000 रुपये लिख दिया, और जबकि यहाँ पे तो हमने उसका 2,000 रुपये लिखा ही नहीं, तो 2,000 रुपये से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पार्शियल ओमिशन करेगा। फिर क्या कहते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एरर ऑफ पोस्टिंग हमने क्या किया, गलत पोस्टिंग कर दी, है ना। पोस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, गलत पोस्टिंग कर दी। मानो कि सेल्स बुक में, मतलब परचेज की बुक को सेल्स बुक में लिख दिया, तो इस वाले केस में तो भैया बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके परचेजेस में मतलब आपका गुड्स तो है जो वो बढ़ा हुआ है, बट आपका क्या हुआ, वो सेल्स में लिख गया है, तो इस वाले केस में भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, याद रट्टा नहीं मारो, समझो। ठीक है, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। ठीक है, कैरिंग फॉरवर्ड तो ये करेगा ही करेगा। आपका यहाँ पे था 11,000 रुपये, बट आपने यहाँ पे लिख दिया 18,1100 रुपये, तो अब ये आपने कैरिंग फॉरवर्ड किया आगे, तो ये तो गलत हो ही गया। ठीक है, एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या था कि वो वाला एरर हमारा जिसमें हम लोग क्या करते थे, अपने टोटल को गलत कर रहे हैं, तो जब टोटल को ही गलत कर दिया हमने, तो ये तो हमारा उसमें एरर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे थे कौन से, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया, रट्टा नहीं मारना, समझना है चीज़ों को। अकाउंटिंग बिल्कुल भी रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। ठीक है, चीज़ें समझ के करो। एरर्स डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एरर्स ऐसे वाले जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। सबसे पहले तो हो गया क्या, हमारा कंप्लीट ओमिशन, मतलब कि हमने अपनी एंट्री को लिखा ही नहीं किसी भी रूप में। तो जब हमने यहाँ पे अपनी एंट्री को लिखा ही नहीं, ना हमारा डेबिट में है ना हमारा क्रेडिट में है, तो भैया अफेक्ट तो करेगा ही ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल देखो क्यों आता है, भले ही आप उसको कैपिटल में डाल दो या फिर रिवेन्यू में डाल दो। ठीक है, कोई भी हमारी वो थी जिसको हमने कैपिटल से डेबिट में बिल्कुल सही अमाउंट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 20,000 रुपये लिख दिया और यहाँ पे भी 20,000 रुपये लिख दिया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, क्या हमारे ट्रायल बैलेंस पे डेबिट या क्रेडिट साइड पे कोई भी असर पड़ेगा? नहीं, डेबिट और क्रेडिट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस हो जाता है। कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर तो अभी अभी समझाए कि यहाँ की एरर, यहाँ की मतलब 1,000 रुपये और यहाँ का 1,000 रुपये क्या करेगा, उसको प्लस माइनस कर करके उसको क्या कर देगा, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देगा। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में कोई भी हमारी गलती हो गई है, तो वो भी इसको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जैसे मानो कि जैसे कि किसी के अकाउंट से हमारा परचेजेस था, ठीक है, 5,000 रुपये, और जिसको हमने कितना कर दिया, यहाँ पे 15,000 रुपये लिख दिया गलती से, लेकिन अब ये परचेजेस बुक में ही रिकॉर्ड हुई है ना, परचेजेस बुक में ही रिकॉर्ड हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी हमारा एरर अफेक्ट नहीं करेगा, किसको, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समझ में आती हैं चीजें। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग अब अपने एरर की क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जनरल एंट्रीज वगैरह करेंगे, कि जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन पूछने को कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इसमें से आपको पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और उसमें से आपको क्या कर दे, 3 इसमें से दे दे और 1 इसमें से मानो कि कंपनसेटिंग दे दे, तो आप लोग को क्या करने का, 3 इसमें से टिक लगा के आ जाने। भैया नहीं, आपको इसमें से कंपनसेटिंग एरर लगा के आना है, और रट्टा नहीं मारना, समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी भी अगर कोई भी मतलब कि कंफ्यूजन है दिमाग में कि हाँ भैया ये चीज़ क्यों हुई थी, सर ये वाली चीज़ क्यों हुई थी, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके नीचे। एज पर द बैलेंस शीट शेड्यूल ऑफ 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज कम्स अंडर विच हेड। ठीक है, तो हमको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बतानी है, किस हेड के अंदर में आती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, या फिर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के बैलेंस शीट अनुसूची 3 के अनुसार अस्थगित कर देनदारियां किस शीट्स के अंतर्गत आती हैं, तो वो हमारे गैर मौजूदा देनदारियां, वर्तमान देनदारियां, वर्तमान संपत्ति, और हमारा आता है अन्य दीर्घकालीन देनदारियां। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही आंसर मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि क्या इसका सही आंसर होगा, नीचे कमेंट जरूर करो यार। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, एज पर बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है। द शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कम्स अंडर विच हेड। ठीक है, तो ये देखो पूरा एक चीज हाईलाइट कर दूं इसको, अगर आपको समझ में नहीं आए।
अलॉटमेंट। ठीक है, ये चीज़ है, ये वाला है हमारा हेड। ये किस हेड के अंडर में आता है? तो सबसे पहले हमारा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज का, इसके अंडर में आता है जो हमारी होती है गैर मौजूदा देनदारियां, या फिर करंट लायबिलिटी जो होती है हमारी वर्तमान देनदारियां, और शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि अंशधारी निधि, या फिर इक्विटी लायबिलिटीज मतलब इक्विटी और देयता। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के बैलेंस शीट अनुसूची 3 के अनुसार शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन किस शीट्स के अंतर्गत आता है? अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता? अभी अभी पढ़ाया है, बिल्कुल गलत नहीं करना। लेखांकन के सिद्धांत में त्रुटि, या एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग। ठीक है, देखो एरर विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट है, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपसे डज नॉट अफेक्ट भी पूछ सकता है, या फिर आपसे अफेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारे एन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। लेखांकन में पूर्ण चूक की त्रुटि, या फिर रिकॉर्डिंग में त्रुटि, या फिर हमारा आता है लास्ट क्या, लेखांकन में आंशिक चूक की त्रुटि। ठीक है, इनमें से ABCD में से कौन सा होगा, मुझे नीचे कमेंट में बताना। चलो ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखा करो। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हो, जो कि हमारे चैनल का नाम क्या है, कॉमर्स एक्सेस। और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेके आए हैं। ठीक है, फ्री बैच लेके आए किसका, अकाउंटिंग का एंड इंग्लिश का। ठीक है, आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना, बस यहाँ पे पढ़ना है और सिलेक्शन पाना है। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कमेंट करके कि सर, अगर हम लोग आपके चैनल से पढ़ते हैं 100%, ठीक है, लास्ट तक आपकी वीडियो देख सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन पूरा हो जाएगा? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जितना हमको प्रीवियस ईयर में दिया गया है, ठीक है, जितना हमारा सिलेबस है, मैं वो सारा का सारा को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं आपसे इसी की गारंटी देता हूँ कि अगर जितना सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको 100% उसमें करके आओगे। ठीक है, मतलब कि उसमें से आप 100% कर दोगे अकाउंट्स का एंड इंग्लिश का। ठीक है, बाकी सिलेक्शन पाना नहीं पाना वो एक चीज किस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, है ना, कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस कितने बताते हो, जब मैं आपको 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो आप लोग कितने ज़्यादा करते हो, उसको कितने सिंसियरिटी के साथ में करते हो। अब आप मुझे बताओ यार, आप सिलेक्शन कैसे पाओगे कि जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ 3 डेली के डेली करने के लिए, तो आप लोग वो नहीं करके देते। हाँ, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो नहीं करके दे रहे हो, तो भाई प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके गूगल से कहीं से भी क्वेश्चंस ढूंढो और उसकी प्रैक्टिस करो, आप 100% सिलेक्शन पाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो एक और कमेंट था कि उसका मतलब इतना बड़ा कमेंट होते हैं तो वो मैं लिख के नहीं दे पाता हूँ। तो उसमें वो बच्चे ने कमेंट करके पूछा हुआ था कि सर मैं BEd कर लूँ या फिर मैं इसमें नौकरी कर लूँ। ठीक है, तो देखो ये UPPCL अभी सरकारी है। ठीक है, जब तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ये तब भी गवर्नमेंट ही रहेगी। तो जब आपके लिए ये गवर्नमेंट रहेगी, तो अगर आप इसमें एम्प्लॉय बन जाते हो एज द टाइम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जब ये सरकारी है और उस टाइम पे अगर आप इसमें एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करते हो तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे टिल जब तक ये कि डेमलिश नहीं हो जाती, मतलब कि जब तक आप रिटायर नहीं होते आप इसमें एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही काम करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ये बात है कि अगर इसको फ्यूचर में प्राइवेट किया जाता है तो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, वो अभी हम लोग नहीं बता सकते क्या होता है। बट जनरली क्या होता है कि अगर कोई सरकारी कंपनी है, ठीक है, कोई भी सरकारी कंपनी है और आप इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करते हो, ठीक है, जब आप इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करते हो तो जब तक आप लोग इसमें से रिटायरमेंट नहीं ले लेते, आप इसमें क्या रहते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रहते हो। आपको कंपनी वो जो है मतलब UPPCL आपको प्राइवेट नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट करती है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, क्योंकि भैया जो जो शर्त के रूप में आपसे क्या किया गया था, आपसे एम्प्लॉय मतलब बनाया गया था, उसके रूप में अगर आपकी शर्तों के साथ में चेंज किया जाता है आपके बिना कंसेंट के, तो आप उसमें केस कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर BEd करना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है कि आप BEd कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो। बट अगर आपको मतलब इसमें जॉब करनी तो आप इसमें भी जॉब कर सकते हो, बाकी वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कल हम लोग अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को खत्म कर देंगे। आज हमने इसके बेसिक्स को पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होते क्या हैं, इसके कुछ एक क्वेश्चन भी दिया है, तो मैं चाहूँगा नहीं कि आप में से कोई भी उसको गलत करे। बाकी कल मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।